आज से करीब 5000 साल पीछे जब इंसान ने जंगलों को छोड़कर पहली बार बस्तियां बसाईं, तो उसने वो बस्तियां कहाँ बनाईं? दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदियों के किनारे फली फूली। मिस्र की महान सभ्यता नील नदी के वरदान से पैदा हुई। और हमारी अपनी पहचान भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के तट पर आबाद हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के वो विशाल नगर सिर्फ ईंटों से नहीं बने थे, वो पानी की ताकत से खड़े हुए थे। नदियाँ इंसानी इतिहास की लाइफलाइन रही हैं। पानी ने हमें जन्म दिया, पानी ने हमें पाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सभ्यताओं ने पानी का सम्मान करना छोड़ दिया, उनका क्या हुआ? माया सभ्यता और खुद सिंधु घाटी के पतन का एक बहुत बड़ा कारण भयंकर सूखा और नदियों का रास्ता बदलना था। जब तक नदियां बहीं, तब तक उनके किनारे जीवन हंसता खेलता रहा। लेकिन जैसे ही नदियां रूठीं, वैसे ही बड़े बड़े महल और किले खंडहर बन गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। जब तक आपके पास पानी है, आपके पास जीवन है, आपके खेतों में हरियाली है और आपके पास भविष्य है। जिस दिन पानी खत्म, उस दिन सब खत्म। आज 21वीं सदी के इस मॉडर्न युग में हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, तो पानी कभी खत्म कैसे हो सकता है? ये सवाल हम सबके मन में आता है। लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी है। उस 71% पानी में से 97% हिस्सा खारा है, जो बड़े बड़े समंदरों में भरा है। उस पानी को ना तो आप पी सकते हैं, ना ही उससे अपने खेतों की प्यास बुझा सकते हैं। बाकी बचा सिर्फ 3% मीठा पानी। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। उस 3% में से भी 2% पानी ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब जरा हिसाब लगाइए। पूरी दुनिया के 800 करोड़ इंसानों, करोड़ों जानवरों, जंगलों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पेट भरने के लिए इस धरती पर सिर्फ 1% पानी उपलब्ध है। सिर्फ 1%। और आज इंसानियत अपने लालच और नासमझी के कारण उस 1% पानी को भी खत्म करने की कगार पर खड़ी है। आपको लगता होगा कि वाटर वॉर या पानी का खत्म होना भविष्य की बात है, कोई 2050 या 2100 की कहानी। लेकिन मेरे दोस्त, आप गलत हैं। भविष्य आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी मार अगर किसी पर पड़ रही है, तो वो है हमारा किसान और आम आदमी। चलिए ग्राउंड जीरो की सच्चाई देखते हैं। शहरों में रहने वालों को शायद इसका अंदाजा ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोटर का बटन दबाया और नल से पानी आ गया। लेकिन ज़रा गांव देहात की तरफ मुड़कर देखिए। आज से 20 या 30 साल पहले कुएं में झांकने पर पानी नजर आ जाता था। 40 या 50 फुट पर बोरवेल में मीठा पानी निकल आता था। लेकिन आज क्या हालात हैं? आज हमारे किसान भाई अपने खेतों को जिंदा रखने के लिए 500 फुट, 800 फुट और कहीं कहीं तो 1000 फुट गहरा बोरवेल खोद रहे हैं। धरती का सीना चीर कर पानी निकाला जा रहा है और फिर भी कई बार ट्यूबवेल से सिर्फ धूल और हवा निकलती है। हम हर साल जमीन के अंदर से इतना पानी निकाल रहे हैं जितना बारिश वापस भर नहीं पा रही है। हम बैंक से पैसा तो रोज निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें जमा कुछ नहीं कर रहे हैं। उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके, जिन्हें हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है, वहाँ जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि नासा के सैटेलाइट्स भी वहाँ की तस्वीरें देखकर लाल रंग का अलर्ट दे रहे हैं। हम खेती के पुराने और गलत तरीकों में लाखों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। धान और गन्ने जैसी फसलें जिनमें बेतहाशा पानी लगता है, वो उन इलाकों में उगाई जा रही हैं जहाँ पहले से ही पानी की भारी कमी है। 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है। जब हम दूसरे देशों को चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो असल में हम सिर्फ चावल नहीं, बल्कि अपने देश का अनमोल पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, तब हम क्या खाएंगे? अब बात सिर्फ प्यास और खेती की नहीं रही। अब पानी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। अब जब पानी कम हो रहा है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें अपना फायदा देख लिया है। इसे अब ब्लू गोल्ड यानी नीला सोना कहा जाता है। साल 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में पानी को पहली बार सोने, चांदी और तेल की तरह ट्रेड किया जाने लगा। यानी अब शेयर बाजार में सट्टेबाज पानी की कमी पर सट्टा लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों को कौड़ियों के दाम खरीद रही हैं। वो गांव और कस्बों की जमीन के नीचे से लाखों लीटर साफ पानी निकालते हैं, उसे प्लास्टिक की बोतलों में भरते हैं और आप ही का पानी आपको हजारों गुना मुनाफे पर बेचते हैं। जिस पानी पर पूरे गाँव का, पूरे समाज का हक था, वो आज प्लास्टिक की बोतलों में बंद हो। आपको दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया का कोचाबम्बा वाटर वॉर याद है? साल 2000 में वर्ल्ड बैंक के दबाव में बोलीविया की सरकार ने अपने एक शहर के पानी का पूरा सिस्टम एक विदेशी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया।
प्राइवेट कंपनी ने आते ही पानी के दाम 300% बढ़ा दिए। हालात ये हो गए कि एक आम आदमी और मजदूर की आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ पानी का बिल चुकाने में जाने लगी। प्राइवेट कंपनी ने यहाँ तक नियम बना दिया कि लोग अपने घरों की छतों पर बारिश का पानी भी इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से आसमान से गिरने वाली बारिश पर भी कंपनी का कानूनी हक था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। जनता सड़कों पर उतर आई, भयंकर दंगे हुए, खून बहा और अंत में उस कॉरपोरेट कंपनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये दुनिया का पहला आधिकारिक वाटर वॉर था। कॉरपोरेट समझ चुके हैं जिसके पास पानी है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है। असली कैंसर पनप रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर। आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स और देशों की आपसी दुश्मनी में सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल या परमाणु बम नहीं, बल्कि नदियों पर बने विशाल डैम यानी बांध है। पानी अब एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। तिब्बत के पठार को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। यहाँ से एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जो करीब 2 अरब लोगों की प्यास बुझाती हैं। और इस तिब्बत पर किसका कब्जा है? चीन का। चीन ने इस भौगोलिक फायदे का क्रूरता से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन मिकांग नदी पर एक के बाद एक विशाल बांध बना रहा है, जिससे नीचे के देश जैसे वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। जब चीन चाहता है वो पानी रोक लेता है, और जब चाहता है वो अचानक पानी छोड़कर बाढ़ ला देता है। और भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सुपर डैम बना रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक होगा। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो चीन को भारत पर मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने बांध के दरवाजे खोलकर असम और उत्तर पूर्वी भारत में प्रलयंकारी बाढ़ ला सकता है, या दरवाजे बंद करके उन इलाकों को सूखे रेगिस्तान में बदल सकता है। जल आतंकवाद का ये सबसे भयानक रूप है। एक ऐसा युद्ध जिसमें बिना एक भी गोली चलाए सामने वाले देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि दुनिया की सबसे सफल संधियों में से एक मानी जाती रही है। लेकिन आतंकवाद और कूटनीतिक तनाव के चलते ये संधि अब खतरे में है। पाकिस्तान की पूरी खेती और उसकी अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी है। अगर भारत ने सिंधु नदी के अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह रोकना या डाइवर्ट करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान एक बूंद के लिए तरस जाएगा। पानी अब सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि देशों के बीच ब्लैकमेल का सबसे बड़ा मोहरा बन गया है। सिर्फ एशिया ही नहीं, अफ्रीका में भी नील नदी को लेकर इजिप्ट और इथियोपिया के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इथियोपिया ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम बना रहा है, और इजिप्ट जो नील नदी पर 90% निर्भर है, वो साफ कह चुका है कि अगर उसके पानी की एक बूंद भी कम हुई तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। हम इन बड़ी बड़ी बातों में अक्सर भूल जाते हैं कि जब पानी खत्म होता है तो शहर कैसे मरते हैं। दुनिया के कई बड़े शहर आज ग्राउंड जीरो बन चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन की कहानी हर किसी को डराती है। साल 2018 में ये दुनिया का पहला बड़ा आधुनिक शहर बनने वाला था, जो पूरी तरह से पानी के बिना रहने वाला था। इसे डे जीरो का नाम दिया गया। सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, सेना सड़कों पर उतर आई। हर इंसान को दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी इस्तेमाल करने की आज़ादी थी। अमीर हो या गरीब, सबको एक ही लाइन में प्लास्टिक की बाल्टी लेकर खड़ा होना पड़ा। जब नल सूखते हैं तो आपका बैंक बैलेंस या आपका रुतबा कोई काम नहीं आता। और भारत का अपना शहर चेन्नई, साल 2019 में चेन्नई की 4 प्रमुख झीलें पूरी तरह से सूख गईं। आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा, क्योंकि ऑफिस के टॉयलेट्स में पानी नहीं था। सरकार को 300 किलोमीटर दूर से वाटर ट्रेन के जरिए पानी मंगाना पड़ा। ये चेन्नई के लिए एक अलार्म था, लेकिन असल में ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और इस पूरी तबाही में सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभर रहा है क्लाइमेट चेंज। हमारे हिमालय के ग्लेशियर खतरनाक गति से पिघल रहे हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। जब बारिश की ज़रूरत होती है तब सूखा पड़ता है, और जब फसल कटने का वक्त आता है तो बेमौसम बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती है। प्रकृति अपना संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है। तो फिर वाटर वॉर असल में कैसा दिखेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि सेनाएं बॉर्डर पर लड़ेंगी तो आप गलत हैं। ये वाटर वॉर शहरों के अंदर लड़ी जाएगी, आपके और हमारे मोहल्ले में लड़ी जाएगी। जब बोरवेल सूख जाएंगे, जब सरकारी नलों में हफ्तों तक पानी नहीं आएगा, तब लोग सड़कों पर उतरेंगे। पानी के टैंकरों को लूटा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी गंभीर पानी के संकट से जूझ रही होगी। सोचिए उस दुनिया की जहां करोड़ों लोग पानी की तलाश में अपने गांव, अपने खेत और अपने शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजी कहा जाएगा। जब करोड़ों लोग प्यासे किसी दूसरे शहर या देश की सीमा पर पहुंचेंगे तो क्या उन्हें अंदर आने दिया जाएगा? नहीं। तब दंगे होंगे, गृहयुद्ध छिड़ेगा।
एक भूखा इंसान शायद कुछ दिन शांति से बैठ जाए, लेकिन एक प्यासा इंसान किसी भी नियम या कानून को नहीं मानता। प्यास इंसान को जानवर बना देती है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हमारे पास बचने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। इंसानियत के पास वो दिमाग और वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इस महाविनाश को रोक सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमें इजराइल जैसे देश से सीखना होगा। एक ऐसा देश जो 60% रेगिस्तान था, आज दुनिया में पानी के प्रबंधन का राजा है। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। वो अपने 90% गंदे पानी को रिसाइकल करके वापस खेती में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार किया, जिससे खेती में 70% तक पानी बचाया जा सकता है। हमारे किसानों को भी अब पारंपरिक बाढ़ सिंचाई को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाना होगा। सरकारों को कड़े नियम बनाने होंगे। बारिश के पानी को सहेजना, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसे हर घर, हर स्कूल और हर गांव के लिए अनिवार्य करना होगा। नदियों को आपस में जोड़ने और उन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, पानी की बर्बादी को एक अपराध घोषित करना होगा। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारी आस्था है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी ये सिर्फ नदियाँ नहीं हैं, ये हमारी माताएं हैं। लेकिन हम सिर्फ पूजा करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। दुनिया की पहली सभ्यता नदी के किनारे पनपी थी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया की आखिरी सभ्यता पानी की कमी से घुट घुट कर न मरे। एवरेस्ट EY की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी चेतावनी है जिस पर अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। जब अगली बार आप नल खुला छोड़ें, अपनी गाड़ी को घंटों पाइप से धोएं या अपने खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर दें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पानी नहीं बहा रहे हैं, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को नाली में बहा रहे हैं। अगर आपको ये सच्चाई झकझोरने वाली लगी हो तो इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस इंसान तक शेयर करें जिसे आज भी लगता है कि पानी मुफ्त है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके गांव या आपके शहर में आज पानी की क्या स्थिति है। क्या आपने भी अपने आसपास कुओं और बोरवेल्स को सूखते हुए देखा है? अपनी राय जरूर साझा करें।